इन दोस्तों, मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में। जैसे हम स्टार्ट किए हैं यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज दूसरा नंबर है जिसमें हम यूपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। पहले प्रीवियस ईयर करने के बाद हम थ्योरी पे टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज ये प्रीवियस ईयर का सेकंड पेपर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम पेपर जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस टॉपिक को हम थ्योरी भी पढ़ लेंगे। तो ये सब पूरा प्रीवियस ईयर है, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। देखिए आप लोग को कितना आता है, उसके बाद फिर स्कोर आप लोग अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो आपको ना आए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं सभी एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक अम्ल होता है। पहला क्वेश्चन है किसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी जो है दही, और तीसरा नंबर यानी इमली, और चौथा सिरका। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दही, यानी खट्टे पदार्थ में। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। दूध में खट्टापन लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण इंसान को थकान महसूस होती है। इंसान को थकान किस लिए महसूस होती है, जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है शरीर में, इसलिए इंसान को थकान महसूस होती है। एसिड को मूल रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक एसिड में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, जो एसिड है उसको कार्बनिक अकार्बनिक दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बनिक एसिड क्या होता है, हम अपने दैनिक जीवन में जिन खट्टी चीज़ों का उपयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक एसिड हैं। जैसे नींबू, सेब, सिरका, ये सब किसमें है, कार्बनिक एसिड है। अकार्बनिक एसिड ही होता है प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले एसिड, जो मूल रूप से बहुत उग्र एसिड होते हैं, प्रकृति में अकार्बनिक होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आदि, ये सब अकार्बनिक है। और कार्बनिक ये नींबू, सेब, सिरका, ये सब। ठीक, चलिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन एक है माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन दो है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीन है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी। यानी गोदान तो बहुत फेमस उपन्यास है। गोदान जो है कौन लिखे हैं, यानी इनकी है मुंशी प्रेमचंद के। ऑप्शन तीन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अब गोदान के बारे में देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द गिफ्ट ऑफ ए काऊ के रूप में किया गया है। यह पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, यानी आप लोग ध्यान रखिएगा धनपत राय था। और उनकी जो उपन्यास ये कौन है, गोदान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब बताना है। देखिए पुरस्कार से ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है। पद्म विभूषण है, भारत रत्न, पद्मश्री, उसके बाद है पद्म भूषण। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन दो भारत रत्न। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव प्रयास की किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि का असाधारण सेवा प्रदर्शन के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए संतुष्टियां प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है, यानी प्रधानमंत्री जिसको भेजते हैं उन्हीं को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद पद्मश्री के बारे में जान लेते हैं। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्म विभूषण जो होता है, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ये इससे जरूर क्वेश्चन कई बार पूछता है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, यानी सबसे सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। चलिए अगला चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन दो 15 अगस्त, ऑप्शन तीन है 30 दिसंबर, ऑप्शन डी है 26 जनवरी।
तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर। अब देख लेते हैं इसमें यानी किस लिए मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ, जिस दिन अपनाया गया था, इसीलिए उसको मनाया जाता है 26 नवंबर का संविधान दिवस। भारत के संविधान में 2 सदन है, राज्यसभा तथा लोकसभा। वर्तमान समय तक भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 सूचियाँ हैं। में यानी 12 सूचियाँ मतलब 12 अनुसूची हैं तथा 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। अनुच्छेद 368 यानी कि पहले जब बना था तो वहाँ पर 300 मतलब कि ये संवैधानिक संशोधन जो है हमारा 368 में, ये इसका कहने का मतलब है। और जब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि जब मूल संविधान मतलब जिस दिन संविधान बना था तो उसमें मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, वो 395 हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में है। फिर आगे है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में जाना जाता है। यह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण मतलब ठीक यहाँ पर जैसे इतना है, और जो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आएगा महत्वपूर्ण दिवस वो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी साइबर जो क्राइम पर शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930, 1930 है कि 1910 है कि 1940 है कि 1920 है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा यूपी पुलिस का। तो बताइए इसमें कौन है? यानी इसका हो जाएगा हमारा 1930। 1930 जो है ये साइबर क्राइम अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर शिकायत आप कर सकते हैं 1930। चलिए अगला, गुड़ी पड़वा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? यानी ये गुड़ी पड़वा जो है कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, ये इसी समय जैसे चैत्र का नवरात्र जब होता है इसी समय वहाँ पर मनाया जाता है। चलिए, 10 की जनगणना कराने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित किस मंत्रालय के पास होता है? जो जनगणना होती है तो किस मंत्रालय के पास होता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन 3 है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी 4 है योजना मंत्रालय। तो यानी इसका हो जाएगा गृह मंत्रालय। जो जनगणना होता है 10 की जनगणना वो किसके पास होता है? गृह मंत्रालय के पास होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमें बताना है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर की मुंबई? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की? यानी कायाकल्प जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना थी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी टैगलाइन क्या है? उसकी टैगलाइन यही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। आप लोग आंसर अगर पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा की, चमोली की, चंपावत? यानी इसका हो जाएगा हमारा नैनीताल, ऑप्शन ए नैनीताल। उसके बाद G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूरा नाम बताना है। तो G20 का पूरा नाम होता है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। उसके बाद है इसमें ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 का समूह। चलिए अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किन नदी द्वारा निर्मित की जाती है? कोलंबिया, हडसन, यूक्रेन या कोलोराडो? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 कोलोराडो। ठीक, कोलोराडो। चलिए, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बेसल समिति, कौन सी समिति द्वारा? केलका टास्क फोर्स, लाइन समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति। तो जीएसटी जो होता है किसके? केलका टास्क फोर्स समिति के द्वारा, यानी ऑप्शन 2। चलिए अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी भूमि, एक जलीय सीमा होती है, एक भूमि सीमा होती है। तो भूमि सीमा कौन सा साझा नहीं करती बताइए? भूटान, म्यांमार, मालदीव या नेपाल? तो ये सब भूटान, मालदीव और नेपाल तो देखेंगे आप लोग, ये भूटान, म्यांमार और नेपाल ये सब भूमि सीमा साझा करता है, ये सब ऊपर है हमारे। और जो मालदीव है ये मालदीव और श्रीलंका नीचे की तरफ, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 3।
चलिए, टोक्यो एशिया की है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? जो टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की, थाईलैंड, फसल या चीन? फसल नहीं, फ्रांस होगा वहाँ पर। तो यह हो जाएगा क्यों, कौन सा? टोक्यो किसकी है? टोक्यो हमारा जापान की राजधानी है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। चलिए, थगंका निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? सिक्किम की, कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो ये किसकी है? थगंका, यानी ये है हमारा सिक्किम की। चलिए अगला, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर? नर्मदा जो कहाँ मिलती है, आप लोग पता है, नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिलती है, गिरती है। ठीक, चलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अब इसके बारे में देख ले क्या है। मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में ताप्ती नदी, जिसे कभी कभी तापी कहा जाता है, अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। यानी जो नर्मदा व तापी नदी हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। उसके बाद नदी लगभग 424 किलोमीटर की लंबाई, यानी 450 मील की लंबाई में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। मगदल्ला ONGC पुल इसे सूरत से गुजरते हुए विस्तृत करता है। ठीक है, ताप्ती नदी का स्रोत मुल्ताई मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती नदी के बारे में बताया, नर्मदा नदी के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यह गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर का हिस्सा है। ताप्ती नदी की 14 प्रमुख सहायक नदियों में से 4 दाएं किनारे पर हैं और 10 बाएं किनारे पर है। ये ताप्ती नदी के बारे में था। जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब कौन से हैं? ये सब पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं ये। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछता है कौन सी नदियाँ पूरब की तरफ बहती, कौन सी पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसमें से ऑप्शन ऐसे देखे। तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर बताइए, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम और गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज के लोकप्रिय हैं। तो कजरी, ख्याल, उसके बाद रसिया की चारगुला, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 रसिया। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसके लिए लॉन्च किया है? ये जूट के लिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा जूट। चलिए अगला, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था? श्री सैयद हैदर राजा, कि श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनीश राय, कि श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? तो कौन इसको सजाए थे, डिजाइन किए थे? नंदलाल बोस, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 नंदलाल बोस। आधुनिक भारतीय कला की, यानी इसके बारे में हम देखेंगे। आधुनिक भारतीय कला का अग्रणी नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों को सजाया। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस अपनी भारतीय शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1922 में कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल के रूप में भारतीय कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जहां उनका प्रभाव चित्रकला से परे विस्तारित हुआ, जिसमें भारतीय कलात्मक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। ठीक है, चलिए 23 नंबर है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ पर ये किया गया? ये हो जाएगा हमारा फ्रांस में, यानी ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक, चलिए अगला, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? यानी ये 2016 में जब नोटबंदी हुआ था, कौन प्रधानमंत्री थे? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों होते हैं? तो निजी और सरकार जिसमें दोनों होते हैं वही हमारी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन 3। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था? तो किस घटना के बाद ऐसा इन्होंने किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद इन्होंने नाइटहुड का अपना उसको दे दिया था, त्याग दिया था। महात्मा गांधी भी त्याग दिए थे और ये भी त्याग दिए थे। चलिए देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 अमृतसर नरसंहार के विरोध में शायद उन्हें 1915 में किंग जॉर्ज द्वारा सम्मानित किया गया था के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
यानी जो शाहिद का उन्हें नाइटहुड उपाधि मिली थी उसको लौटा दी, क्योंकि यह इतना क्रूर था कि जलियांवाला बाग में कम से कम 379 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्रूर दमन में अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी और अन्य जैसे कांग्रेस नेताओं ने को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश भयभीत सरकार द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने क्रूर दमन और नीति का उत्तर दिया, जिसमें लाठीचार्ज, बड़े पैमाने पर कारावास आदि शामिल थे। ठीक, राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह की फांसी की सजा दी गई, क्योंकि उन्हें लाहौर षड्यंत्र के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, और 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले में संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश जो है उसमें हुई थी, जहां पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने गोलियां चलाई। चलिए अगला, नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से, यानी मछली पालन से। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड संस्थापक है? टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है? सर जमशेद टाटा जी। ठीक, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक और डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण कराना है? तो कौन सा है ये? देख लीजिए आप लोग। ये है हमारा डिजी लॉकर, यानी जिसमें सुरक्षा की बात की गई है। एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंचाने के प्रदान किए, यानी डिजिटल के रूप में जो डाटा है उसको पहुंचाने के लिए क्या है? दस्तावेज, यानी डिजी लॉकर, यानी हो जाएगा ऑप्शन 4। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये मथुरा में किया गया है। ठीक, चलिए अगला, याया त्योसो भारत निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, यानी इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर की नियुक्ति करेगी, जिसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है? 3 की 1, 4 की, उसके बाद हैं 2, तो यानी इसका हो जाएंगे एक लोग को मतलब शामिल करेगा। ठीक है, चलिए अगला, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति देखिए, उस समय 2024 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी में, तो यहाँ उस समय का ये करंट था, तो यानी ये कितना है? 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो कौन पहले मुख्यमंत्री थे? यानी श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था। वह एक अत्यंत योग्य वकील के रूप में जाने जाते थे। पंत को कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू में काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारी बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा बचाव के लिए आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाया है? तो कौन सा? मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति, यानी ऑप्शन 2। चलिए अगला, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? तो बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है किससे नहीं होता है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा कि बिहार? तो उत्तराखंड, हरियाणा और इससे तो होता है बिहार से, लेकिन ये तेलंगाना तो नीचे है, तेलंगाना से नहीं बॉर्डर इसका टच करता है। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो है ये कहाँ पर है? ये है हमारा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित अनाईमुडी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, 8842 फीट। ये इसको याद कर लीजिएगा, 2695। ये क्वेश्चन पूछा कई बार, कभी एग्जाम पूछता है। अनाईमुडी चोटी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह क्षेत्र बांस और सागौन के वृक्षों के सदाबहार वनों में ढका हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडाबेट्टा पीक है। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी भारत के तमिलनाडु राज्य की पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु राज्यों के जंक्शन पर स्थित है, यानी तीनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पर ये स्थित है। ठीक, यह तो पूरा प्रीवियस ईयर था। आप लोग इसको एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा,
और जो ना आप लोग का इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ से इस टॉपिक से हमें ज़रूर पढ़ना है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।